कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। रुमकी और जत्रू की तरफ से आप सभी को जोहार। जोहार जोहार किसान भाई। देखो भौजी हमारे एकदम बहुत बढ़िया है, हमारे नाम के पहले ले लेवे हैं। और किसान भाई रोरमन के बताए खोजिला कि रोरमन का कार्यक्रम बहुत मच जमकौआ कार्यक्रम अरे बाप रे बाप लेके हमरे मनाई जाए। बस कीजिए और बताते हैं कि आपके लिए बहुत सारी जानकारी हम लेकर आए हैं, लेकिन हर बार की तरह हम इन जानकारियों को देने से पहले दिखाते हैं आपको कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बागवानी में सिंचाई सुविधा के लिए लागू है जल स्रोत स्थापना कार्यक्रम। करेला के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा 2 मौसमी। बहुफसली थ्रेसर धान गेहूं सहित कई फसलों की कटाई में है उपयोगी। और अब समाचार विस्तार से। बागवानी खेती सालों भर की जा सकती है, इसके लिए सालों भर सिंचाई की सुविधा का भी होना बहुत ज़रूरी है। जो किसान बागवानी खेती करना चाहते हैं लेकिन जल स्रोत का अभाव है, तो ऐसे किसानों के लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन की ओर से जल स्रोत स्थापना कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें किसानों को सामुदायिक तालाब या निजी तालाब के लिए परियोजना लागत का अधिकतम 50% अनुदान प्रदान किया जाता है। जो किसान धान की कटाई के लिए कृषि यंत्र रीपर का उपयोग करना चाहते हैं, वो कृषि विज्ञान केंद्र से इसे किराए पर ले सकते हैं और आत्मा से खरीद भी सकते हैं। पशुपालक बंधु अपने पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए घरेलू उपचार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए नीम की पत्तियों से घोल तैयार करके पशुओं को 2 से 3 बार स्नान करा देना कारगर होता है। इस मौसम में बाह्य परजीवियों के प्रकोप से पशुओं में कई रोग होने का खतरा रहता है। पशुपालक भाई अपने पशुओं में ऊपरी परजीवियों के नियंत्रण के लिए प्राकृतिक औषधि से भी घरेलू उपचार कर सकते हैं। घरेलू उपचार में नीम की पत्तियों से तैयार घोल या लेप काफ़ी उपयोगी माना जाता है। घरेलू उपचार के लिए जो है नीम का पत्ता जो है 1 लीटर पानी में 250 ग्राम नीम का पत्ता डाल के पूरा बॉयल करें। जब पानी आधा लीटर हो जाए, उससे जो है जानवरों को 2 बार या 3 बार पूरे शरीर में जो है उसको लगा दें और 1-2 घंटे के बाद धूप में रखने के बाद उसको फिर से धुलाई कर दें। इससे भी जो है बाह्य परजीवी का किसान जो है अपने घर पर अपने संसाधन से भी निजात पा सकते हैं। जो किसान लत्तेदार सब्जी फसल करेला की आगात खेती करना चाहते हैं, वो दिसंबर से जनवरी तक बुआई का काम संपन्न कर दें। करेला के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन, रांची स्थानीय या अर्का हरित नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। किसान भाई करेला की आगात खेती के लिए बलुई दोमट या मटियार दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें और पौधों के बीच 1.25 से 1.5 मीटर की दूरी जरूर रखें। अच्छी उपज के लिए रांची की स्थानीय किस्मों के अलावा पूसा 2 मौसमी, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन या अर्का हरित लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बहुफसली थ्रेसर एक ऐसा कृषि उपकरण है जो कई फसलों की मड़ाई करने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। किसान भाई इस थ्रेसर के द्वारा गेहूं, धान, मक्का, चना, मटर, सरसों, सूर्यमुखी और सोयाबीन फसलों की मड़ाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाई सिंचाई में इस्तेमाल किए जा रहे डीजल इंजन की समुचित देखभाल के लिए प्रत्येक 200 से 250 घंटे इंजन चलाने के बाद मोबिल बदल दें। इससे इंजन की कार्य क्षमता सही रहेगी। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस।
देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खदानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2350 रुपये से 2450 रुपये, चावल मध्यम 2550 रुपये से 2700 रुपये, चावल उत्तम 3800 रुपये से 4200 रुपये, गेहूँ 1600 रुपये से 1800 रुपये, चना 3300 रुपये से 3500 रुपये, दाल अरहर 6800 रुपये से 7200 रुपये, दाल मसूर 5800 रुपये से 6200 रुपये, दाल चना 3800 रुपये से 4200 रुपये, सरसों तेल 8500 रुपये से 9500 रुपये, चीनी 3250 रुपये से 3350 रुपये, आलू 1750 रुपये से 1950 रुपये और प्याज 1550 रुपये से 1750 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी बताई दिलिया जरूरी है एकदम सुप्ता हुआ हमारे मन देख ली मौसम कर जानकारी और बाजार भाव के भी हमारे मन जान ले ली। बिल्कुल, इन सारी जानकारियों के बाद अब वक्त आता है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद वापस लौटेंगे और देंगे आपको ढेर सारी जानकारी। ये लो और बताओ। बस अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। और बात बढ़िया, अब हमारे मन के जानकारी देवे के चाहिए। बिल्कुल, तो जानकारी के पिटारे से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या? अरे बाबा भाटा कर बात कर रहे भाटा माने बैगन। किसान भाई देखो, किसान भाई हमारे मन बैगन कर खेती करीला और बहुत पैमाना में हमारे मन खेती करीला। हाँ। और देखो सबसे बड़ समस्या क्या है जानीला, उसमें कीड़ा लग जाता है। बात के पूछ ली रो रे। तो अगर भाटा हमरे मन कर काना हुई जाते, कहे कर मतलब अगर उकर में कीड़ा लग जाते, पिलुआ लग जाते, तो भाई कर हमरे मन बचाव कैसे करब? बिल्कुल, बचाव करेंगे तभी तो हम आमदनी कमा सकेंगे। तो आज हम लगे आपको इसकी जानकारी दे देते हैं कि किस तरह से हम अपने स्वस्थ बैगन को कीड़ों से बचाएं। एकदम एकदम। और देखो विशेषज्ञ हमारे मन संगे जुड़ जाए हैं और विशेषज्ञ हैं जयपाल सिंह चौधरी जी। सर, हमारे किसान भाई आज इस खास विषय के बारे में जानना चाहते हैं कि बैगन फसल में कौन से कीट लगते हैं, उनकी देखभाल कैसे की जाती है? देखिए, हम जैसे बात कर रहे हैं कि अगर झारखंड में हम देखते हैं तो बैगन फसल में कौन से कीट लगते हैं, तो किसान भाई सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं तना एवं फल छेदक कीट।
जो हम देखते हैं कि इसमें जैसे ही लगाते हैं कुछ दिन बाद में से उनका जो तना है ऊपर से सूखना शुरू कर देता है, और उसको तोड़ के देखते हैं तो एक कीट निकलता है, उसको हम तना एवं फल छेदक, जो वो ही कीट फल में चला जाता है। तो सबसे आम समस्या ये है। यह और एक बीमारी भी होती है जो मुरझा रोग होता है, वो लेकिन वो बाद में आता है, जिससे पूरा आपका प्लांट सूख जाता है। तो उससे हम डिफ्रेंशिएट इसमें कर सकते हैं कि तना एवं फल छेदक और उस मुरझा रोग में। इसके साथ में हम देखते हैं कि जैसे ही हम जैसे बैंगन की जो गाछ उसको हम लगाते हैं नर्सरी से ला करके, बिचड़ा तैयार किया होता है वहाँ से लगा करके देखते हैं, तो कुछ दिन बाद में उसके पत्तों को खाना शुरू कर देता है। उस कीट को हम जैसे हाडा बीटल हमारी भाषा में बोलते हैं। ये लाल रंग का एक कीट होता है और उस पर काले काले धब्बे काफ़ी कुछ होते हैं, और ये पूरा जो आपकी पत्ती है उसको खा करके नष्ट कर देता है जब अर्ली अवस्था में होता है आपका प्लांट तब। इसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ इसमें फुदका एक कीट लगता है, जिससे हम बैंगन की जो पत्तियां होती हैं काफ़ी सिकुड़ी हुई दिखाई देती हैं। तो किसान भाई इससे अगर पहले से प्रिकॉशंस लें, पहले से सावधानी बरतें, तो फुदका कीट को भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। इसके हम आजकल हम एक यह भी देख रहे हैं कि काफ़ी मीलीबग्स का भी प्रकोप होता है, जो इसमें पहले स्टेज में ही आपकी जो प्रथम अवस्था रहती है वहीं पे अगर मीलीबग उस भाग पे लगती है जहाँ से आपका प्लांट बढ़ता है, उसके ऊपर मीलीबग्स लग जाती हैं, तो उसकी वजह से इसके जो बैंगन का जो पौधा है उसकी बढ़वार रुक जाती है। और यह बढ़वार जब रुक जाती है तो आपको निश्चित तौर पे निश्चित बात है कि आपको जो उपज है वो उसमें कमी होगी। अगर हम और भी देखते हैं तो कई बार पत्तियां सिकुड़ी हुई रहती हैं, और सिकुड़ने के साथ साथ उनमें कुछ नीचे की तरफ सिकुड़ करने के बाद में हम देखते हैं कि ऊपर पीला रंग भी हो जाता है। तो इस पत्ती को हम घुमा के देखेंगे तो इसमें माइट, एक छोटी सी रंग की एक चिचड़ी टाइप का माइट जिसको हम बोलते हैं, वो कीड़ा दिखाई देगा, जो बहुत ध्यान से देखने पर लाल रंग का छोटा छोटा कीड़ा आपको दिखाई देगा। ये जो सब कीट हैं बैंगन को काफ़ी रूप से क्षति पहुँचाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तना एवं फल छेदक जिसकी हम बात करते हैं कि काफ़ी बैंगन हमारा खराब हो जाता है, वो मुख्य रूप से झारखंड में उसकी सबसे ज़्यादा वो कीट लगता है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब हमारे किसान भाई इसको देखे उससे पहले कुछ ऐसे उपाय अपना करें जिससे कि पौधा सुरक्षित रहे और सही तरीके से अच्छी पैदावार आए। साथ ही साथ एक सवाल और भी करना चाहूँगी कि जब अच्छा पैदावार करने के बाद जब आते हैं फल यानी बैंगन, तो काटने के बाद भी कीड़े मिलते हैं, इस तरह की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? जैसे कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि अगर हम बैंगन की पहले से ही देखभाल कैसे करें कि उसमें कम से कम कीट लगें, तो मैंने पहले बात किया है तना एवं फल छेदक, अगर और उसके साथ में काफ़ी जो रस चूसने वाले हैं, पत्ती से रस चूसने वाले कीड़े हैं वो भी लगते हैं। जहां अगर हम बुआई की बात कर रहे हैं तो बैंगन जब भी बुआई करते हैं और कोई भी सब्जी फसल की जब हम खेती करते हैं तो मुख्य रूप से पहले चाहिए होता है उसको पोषक तत्व। अगर पोषक तत्व के रूप में हम गोबर की खाद देते हैं और खली भी काफ़ी प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे खली प्रयोग कर रहे हैं तो बैंगन जिस खेत में बुआई करना है उसमें 10 से 15 रोज पहले अगर करंज की खली या नीम की खली आप इस्तेमाल करते हैं तो उस खेत में आपके में कीट और बीमारियां कम लगती हैं। तो किसान भाइयों से बोलना चाहूँगा कि करंज या नीम की जो खली है वो भी आप 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से आप प्रयोग करें, तो उस खेत में आपका कीट एवं बीमारियां कम लगेंगी। दूसरा, जहां आप बिचड़ा तैयार करते हैं तो बिचड़ा तैयार करते वक्त उसको ढक करके रखें। ढक के रखने से क्या होता है कि आपकी जो पहली अवस्था है उसमें इसकी मादा तितलियां अंडे नहीं देंगी और आपकी जो फसल है उसके बाद में उसमें कीट का प्रकोप कम होगा। तीसरा, जब भी आप बुआई करें तो अगर बैंगन के खेत के चारों तरफ मकई की फसल लगाते हैं और उस मकई की फसल के साथ में जैसे देखते हैं कि हम कीटों को कम से कम दूर प्राकर्षित करता है, तो ये हम कर सकते हैं। इसके साथ में जो फेरोमोन ट्रैप्स हैं जो नर तितली को पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, इसके साथ साथ में जो पीले रंग की जो ट्रैप्स हैं वो हम जो रस चूसने वाले कीड़े हैं जैसे फुदका जिसकी मैं बात कर रहा था और सफ़ेद मक्खी जो भी काफ़ी आती है, वो इस पीले रंग के जो पॉलीथीन कवर है उस पे आकर के चिपक जाती हैं और मर जाती हैं। तो इन सब के चीज़ें करने से अगर बुआई से पहले ये चीज़ें अगर सावधानी बरती जाए तो हमारा जो हम कीटनाशक बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं बैंगन में, उससे हमारा बचाव हो सकता है। और सुझाव कुछ खास होती हैं, जैसे कि बैगन के 2-3 दिन होते, छोटे आते हैं, बड़े आते हैं, और 2 तरह की कलर होते हैं, काली और एक जो हरे रंग की आती है। उस दोनों बैंगन में क्या खास अलग अलग समस्या आती है?
जैसे आप बात कर रहे हैं कि बैंगन को काटने पे कीड़ा निकलता है, तो जिस कीड़े की जिसमें बात कर रहा था, अगर हम पहले से समेकित कीट प्रबंधन जिसकी मैं बात कर रहा था अगर वो करते हैं तो कम आएगा। अगर फिर भी आप में कीड़ा लग रहा है तो बैंगन की बुआई के बाद में आप प्रति सप्ताह आप राख, जो घर में राख निकलती है उसको छान करके बहुत महीन पतली परत के रूप में आप एक प्रति सप्ताह में उसके ऊपर छिड़काव करते रहिए, जिससे उसका कीट, जो मादा कीट है, वो अंडे नहीं दे पाएगा। अगर फिर भी कीट आ रहा है तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि वहाँ पे फिर कीटनाशकों का आप छिड़काव करिए। जैसे ही आपको एक दो टहनियाँ मुरझाई हुई दिखाई देती हैं, वहीं से आपको कीटनाशकों का छिड़काव करना होता है। इसमें मुख्य रूप से कीटनाशक हैं कोराजीन, जो 1 ml को 2 लीटर पानी में, या फ्लूबेंडामाइड जो फैम के रूप में उपलब्ध है, उसको भी 1 ml को 2 लीटर पानी में मिला करके इन दोनों का अल्टरनेट रूप से किसी भी एक कीटनाशक का छिड़काव करें। अगर फिर भी देख रहे हैं, जैसे आपने बात की है कि कुछ छोटा रह जाता है बैंगन, कुछ बड़ा रह जाता है, जो छोटा बैंगन रह जाता है उसकी जो वृद्धि है वो मुख्य उसके अंदर कीड़ा रहने से उसकी वृद्धि रुक जाती है और वो बैंगन बढ़ नहीं पाता है। तो ऐसे जो भी बैंगन आपको दिख रहे हैं जो बढ़ नहीं पा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, उनको तोड़ करके आप नष्ट कर दीजिए, क्योंकि उससे आपका जो बैंगन का कीट है वो आगे वृद्धि करता रहेगा। अगर लास्ट में फिर भी समस्याएं बहुत ज़्यादा आती जा रही हैं तो आप ट्राइजोफोस 1 ml को और साइपरमेथ्रिन जो साइप्रस के नाम से मिलता है उसको 1 ml, दोनों को 2 ml 1 लीटर पानी में मिला करके एक छिड़काव आप इसका करें। अगर संभव हो सके तो उसमें 3 ml की दर से नीम का तेल भी मिला ले उसी घोल में, तो उससे आपका कीट काफ़ी हद तक नियंत्रण हो जाएगा। और छिड़काव करते समय पहले ये ध्यान रखें कि जो भी बैंगन है उसको तोड़ लें, तोड़ने के बाद में शाम के समय में छिड़काव करें। तो ये किसान भाई इस बात का हमेशा ध्यान रखें। से मिली हुई सुझाव और इन सब सुझावों से आप जरूर लाभ उठाएंगे, और इसके लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा किस तरह से बैगन में कीड़े लग जाते हैं और कीड़ों का किस तरह से हम निदान कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जानकारी देंगे। लेकिन बहुत बढ़िया हमारे संदेश देखो किसान भाई। एक लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। तो और सही बात है कि देखो अब किसान मन धान उन काट दे हैं, काट के एकदम अपन एकदम खरियान में पहुंचा देना धान छुट्टी पे चले गए हैं। छुट्टी में नहीं जाए हैं भाई, किसान कहीं छुट्टी ले सकेला कभी नहीं, तो उकर खेत खाली नहीं रह सकेला, तो उकर वास्ते ही मना गेहूं कर खेती कर तैयारी करे के लिए। अच्छा, ऐसा हो सकता है, मतलब तुरंत खेती एकदम आप पैरा फसिल कर भी खेती करे शुरू कर दे हैं। तो देखो किसान बन, हम जाना थे रोरे मन अब एकदम अपन खेत कर दुरुस्त कर दे ही, तैयार कर दे ही, लेकिन हमरे मन गेहूं कर जो फसिल है उकर हमरे दूसर तरीके से भी खेती कर सकीला माने। तो चलिए बता देते हैं क्या है दूसरा तरीका। अरे भाई हम बताते नहीं आपने अच्छा तो लगे हमरे मन विशेषज्ञ से जुड़ा थी, और वह हमरे मन के बतावे कि गेहूं का जो फसिल है हमरे मन नवा तरीके से कैसे कर सकीला। रंजन कुमार सिंह से जुड़ा थे हम। आज हम जानेंगे कि जीरो टीलेज द्वारा गेहूँ की खेती कैसे करें, और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रंजन कुमार सिंह जी, जो कि कार्यक्रम समन्वयक हैं। रंजन जी, सबसे पहले तो बताइए कि जीरो टीलेज प्रणाली क्या होती है? जीरो टीलेज प्रणाली एक ऐसा मशीन है जो धान कटाई के बाद बिना जुताई किए हुए खेत में हम गेहूं की खेती, मुख्य रूप से हम गेहूं की खेती इसके माध्यम से करते हैं, और अभी के मौसम में यह बहुत ही उपयोगी विषय है, क्योंकि किसान अब धान की कटाई कर चुके हैं और अब वो गेहूं की खेती करने के लिए तैयार हो रहे हैं और करने जा रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में ये जानकारी जो है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रदेश जो है वो मुख्य रूप से वर्षा आधारित हम लोग खेती करते हैं, और धान की खेती और रबी की भी खेती बहुत कम मात्रा में जो ज़मीन उपलब्ध है, जहाँ पर एश्योर्ड इरिगेशन मतलब कि जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध ही है, ऐसी क्षेत्र बहुत कम है। वैसी परिस्थिति में हमारे यहाँ गेहूं का जो रकबा भी है जो राज्य में, वो
अगर 2-4 जिला को हम नहीं काउंट करें तो बहुत ही नगण्य है। वैसी परिस्थिति में गेहूं की खेती को बढ़ावा देने के लिए यह एक महत्वपूर्ण मशीन है जिसका उपयोग करके हम गेहूं की खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। गेहूं की खेती हम मुख्य रूप से धान कटाई के बाद, जो धान के बाद कटने के बाद जो ज़मीन हमारा खाली होता है उसमें हम लोग गेहूं की खेती करते हैं। और वो खेत में अभी भी हम लोग ट्रेडिशनल वेराइटी का उपयोग करते हैं, जो लॉन्ग ड्यूरेशन की धान की वेराइटी होती है, तो उसके कटने के बाद हम उपयोग करते हैं, जिससे कि हमारी गेहूं की खेती में देरी हो जाती है और उसका फलाफल हमको बाद में भुगतना पड़ता है जब टेम्परेचर है ज़्यादा हो जाता है। तो कम अवधि में ही गेहूं की खेती कटाई करनी पड़ती है, जिससे कि उसकी उत्पादन और उत्पादकता घट जाती है। उसके बाद जब धान कट जाती है तो हमारे किसान भाइयों के पास आजकल तो बल की उपलब्धता भी बहुत कम हो गई है, तो वो ट्रैक्टर पर डिपेंड करते हैं खेत की जुताई के लिए, तो समय पर उनको ट्रैक्टर भी नहीं उपलब्ध हो पाता है ग्रामीण क्षेत्र में। तो वैसी परिस्थिति में भी खेत की तैयारी में भी उनको 10 से 15 दिन का विलम्ब हो जाता है। तो वैसी परिस्थिति में ये कमी को पूरा करने के लिए जीरो टिलेज मशीन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम जानना चाहेंगे कि आपने बार बार एक चीज़ को कहा कि धान कटाई के तुरंत बाद, तो कितने दिनों के अंतराल पे हमारे किसान भाई जीरो टिलेज मशीन का उपयोग करके गेहूं की बुआई करेंगे? तो हम इससे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जीरो टिलेज मशीन है क्या। इसे बहुत हमारे किसान भाई जीरो टिलेज मशीन देखे होंगे, लेकिन यह खास करके उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इत्यादि प्रदेशों में बहुत ही कॉमन है, बहुत पॉपुलर है और हर गाँव में और हर किसान के यहाँ उपलब्ध है। लेकिन हमारे प्रदेश में इसकी उपलब्धता कम है, तो बहुत किसान इसको नहीं भी देखे होंगे। तो हम इस माध्यम से उनको इस मशीन को दिखाना भी चाहते हैं कि यह एक मशीन है जो ट्रैक्टर के पीछे लगाकर चलाया जाता है और इसमें 9 फाल होते हैं। जिस तरह से ट्रैक्टर के फाल होते हैं खेत जुताई के लिए, उस तरह से इसमें 9 फाल होते हैं और प्रत्येक फाल 18 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे रहते हैं और इसमें 2 डब्बा लगा रहता है ऊपर में, जिसमें एक में हम बीज रखते हैं और दूसरे में दानेदार उर्वरक का हम मात्रा रखते हैं, जो ट्रैक्टर से खींचा जाता है और खींचते से ही बीज और खाद दोनों गिरने लगता है, जिससे कि इसकी रुपाई होती है। इसके बाद आपका प्रश्न था कि इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो इसका उपयोग मुख्य रूप से किसान इसलिए करें जीरो टिलेज मशीन का कि इससे पैदावार जो है, उत्पादन जो है अधिक मात्रा में बढ़ता है। उसके बाद दूसरा है कि 10 से 15 दिन जो गेहूं लगाने में विलम्ब होता है, वो विलम्ब कम हो जाता है इस मशीन से करने से। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है जो हमारे लिए जल की जो सबसे बड़ी समस्या है और जल का प्रबंधन हम करते हैं, तो और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में सिंचाई की भी सुविधा बहुत कम उपलब्ध है। तो जीरो टिलेज मशीन से खेती गेहूं के करने से जल की आवश्यकता भी 40 से 50% कम हो जाती है। उसके बाद जो कंपोस्ट जो खेत में उपलब्ध रहते हैं, वो भी सड़ने गलने की, खेत की जुताई कर देने से ऑर्गेनिक कंपोस्ट की मात्रा भी इसमें बढ़ जाती है। और लास्ट में जो वीड होता है, जो खरपतवार होते हैं, वो भी इस विधि से खेती करने से कम हो जाते हैं। तो ये सब सारी फायदाएं हैं जीरो टिलेज मशीन के उपयोग करने से। ऐसे में हमारे किसान भाई अगर जानकारी लेना चाहें कि इस मशीन के बारे में, तो कहाँ से प्राप्त करेंगे? यह मशीन तो अभी भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा बहुत ही कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए उपलब्ध कराया गया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जिला में जो कृषि विज्ञान केंद्र को मशीन उपलब्ध कराया गया है, उसमें जीरो टिलेज मशीन नहीं है। तो हम राज्य सरकार से भी अनुरोध करेंगे, ऐसे कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में जो भूमि संरक्षण विभाग से जो चलाया जा रहा है जिला में, उसमें मशीन उपलब्ध है और उनसे मशीन हम रिक्वेस्ट करके अभी जिले में चला रहे हैं। तो ये उपलब्ध है और जो भी कृषि यंत्र से संबंधित सप्लायर है रांची झारखंड स्तर पर, उनके यहाँ यह मशीन उपलब्ध है। इसका मूल्य 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार रुपये के अंदर है। तो किसान भाई जो भी लेना चाहते हैं, वो जो भी रिकॉग्नाइज्ड डीलर हैं फार्म इम्प्लीमेंट से संबंधित राज्य स्तर पर, उनसे संपर्क करके इसको ले सकते हैं, या अपने अपने जिले के परियोजना निदेशक से संपर्क करके अपने आत्मा के कार्यक्रम में इसको डालकर किसानों के लिए मशीन ये मंगा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि इसके उपयोग के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि धान के कटाई के समय धान का जो डंठल होता है वो 10 से 15 सेंटीमीटर का ही रहे, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो, नहीं तो उस मशीन को चलाने में दिक्कत होता है। उसके बाद जो खेत में जो खरपतवार हैं, तो किसान भाइयों को चाहिए
कि या तो उस खरपतवार को हाथ से निकाल दें, उसको साफ कर दें, डंठल अगर बहुत बड़ा है तो उसको भी साफ कर दें, और खेत तैयारी करने से, बीज लगाने से 10 से 15 दिन पहले कोई खरपतवार नाशक जैसे राउंड अप हुआ इत्यादि का प्रयोग कर दें, जिससे कि खरपतवार उस खेत का समाप्त हो जाए। उसके बाद इसमें दानेदार उर्वरक का ही प्रयोग करें, क्योंकि मशीन से दानेदार उर्वरक ही गिर सकते हैं। उसके बाद 10 से 15 बीज दर जो है किसान भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो जनरल सीड रेट आप गेहूं में उपयोग करते हैं, उससे इस मशीन के उपयोग करते समय 10 से 15% अधिक बीज दर का उपयोग करें। उसके बाद इस मशीन के उपयोग के बाद जब गेहूं जर्मिनेशन होता है तो उसको 15 से 20 दिन के बाद हल्का सिंचाई किसान भाई करें, जिससे कि खेत में नमी बरकरार रहे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इस जमीन का उपयोग धान कटने के बाद अगर खेत में ज़्यादा नमी है, वैसी परिस्थिति में भी इसका उपयोग नहीं करें, और यदि कम नमी है तो वैसी परिस्थिति में भी इसका उपयोग नहीं करें, और खेत में एक हल्का सिंचाई कर दें, उसके बाद इसका उपयोग करें। तो इन सारी बातों को अगर ध्यान में रख के किसान भाई जीरो टिलेज का प्रयोग करते हैं तो अनुमानतः उस खेत की उपयोगिता भी बढ़ जाएगी, जिसकी नमी के चलते किसान भाई गेहूं की खेती नहीं कर पाते हैं, और उत्पादन भी जो ट्रेडिशनल मेथड से गेहूं की खेती करते हैं, जो पारंपरिक तरीका से करते हैं, उससे भी 10 से 15% उत्पादन में भी वृद्धि होगी। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे लगता है कि हमारे जो किसान भाई है, जितनी भी सारी आपने जानकारी दी, उसके बाद जो विशेषज्ञ थे उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया। हम कोनो नहीं बताए तो हमरे अगर विशेषज्ञ बता लें भाई कि गेहूं कर खेती कैसे करे के चाहिए। माने देखो, अगर बहुत किसान मन का करे ना कि पटिया बनाए के गेहूं कर खेती करे ना, लेकिन बेगर जोताई बेगर कोड़ाई कर माने बुना गेहूं कर खेती बहुत बढ़िया तरीके से बता लें, एकदम नवा विधि से बता लें भाई। तो भाई देखो किसान मन हमरे मन बढ़िया बढ़िया तरीका से खेती बाड़ी का काम करेला और बहुत फायदा हमरे मन उठाईला। लेकिन जी हाँ, अब हो गया है हमारे जाने का वक्त, लेकिन जाने से पहले हम लिखवाते हैं अपना पता। तो जल्दी से कागज और कलम निकालिए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो किसान मन आशा करेला जे दुयो तरह कर मन के जानकारी होलक, बैगन फसिल कर बारे में और गेहूं फसिल कर बारे में, और मन के जानकारी बहुत बढ़िया लाइक हुई और मन कर फायदा जरूर से जरूर उठाव। लेकिन बिल्कुल आज के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। जोहार।